तो हम लोग आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग दो पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सारा टर्म्स और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है सब कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मिरर। तो इस लेक्चर को देखने से पहले जो पहला दो पार्ट है उसको जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मिरर। सब सुना होगा, मिरर मतलब क्या होता है, आईना, है ना। आईना जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, वही मिरर। उसी मिरर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर कैसे बनता है और उसका क्या काम है और कितने तरह का मिरर होता है, ठीक है। तो क्या पहली बात, मिरर है क्या, है ना। देखो हम सब देखते हैं डेली लाइफ में, कई बार हर जगह हम लोग देखते हैं ना। बाइक में जो है, बाइक में भी मिरर लगा हुआ होता है, कार में भी मिरर लगा हुआ होता है साइड में, और हम लोग घर में भी मिरर रखते हैं अपना चेहरा देखने के लिए, है ना। सबके घर में होगा। अच्छा, कैसे बनता है मिरर? अगर हम मिरर को अच्छे से देखें तो हमको दिखेगा कि तो एक ग्लास का, है ना, कोई ग्लास का सीट है। मिरर को अगर हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमको दिखेगा कोई ग्लास का सीट है। हाँ, तो क्या, लेकिन वो ऐसा ही ग्लास है क्या? ग्लास में क्या ऐसा कर देते हैं कि वो मिरर बन जाता है? देखो, मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअली में मिरर क्या है, एक बहुत ही स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर क्या है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, एक्चुअली वो क्या है, एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसको बनाया कैसे जाता है, देखो, एक ग्लास लेंगे, ग्लास का सीट लेंगे, ठीक है। उसके पीछे क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम का कोटिंग डाल देते हैं, ठीक है। ग्लास के पीछे किसी एक साइड सिल्वर नाइट्रेट और एल्युमिनियम का कोटिंग डाल देते हैं, और उसके भी पीछे क्या करते हैं बताओ सर? हम लोग तो कभी कभी मिरर को देखते हैं, उसके पीछे पेंट क्या हुआ रहता है, हाँ, उसके पीछे कोटिंग के पीछे हम लोग क्या कर देते हैं बताओ, लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोटिंग प्रोटेक्टेड रहे कोटिंग निकले नहीं, ठीक है। हाँ, तो मिरर कैसे बनता समझ में आ गया। एक कैसे, ऐसे बनता है मिरर। एक ग्लास ऑफ सीट लेंगे, एक सीट लिए, एक ग्लास का सीट लिए, ठीक है, और उसके पीछे क्या डाल दिए, उसके पीछे एक कोटिंग डाल दिए, उसके पीछे एक कोटिंग डाल दिए। मान लेते ये कोटिंग है पीछे, उसके पीछे एक कोटिंग है, कोटिंग है किस चीज के पीछे, ग्लास के पीछे। और उसके भी पीछे, कोटिंग के पीछे भी हम क्या करते हैं, कोटिंग के पीछे भी हम एक पेंट कर देते हैं, किस चीज का, लेड ऑक्साइड का। जनरली वो रेड कलर का होता है पेंट, ठीक है। कोटिंग के पीछे भी हम क्या करते हैं, मान इसको पेंट बोलते हैं, ठीक है। कोटिंग के पीछे भी हम लोग ऐसे पेंट करते हैं, तो हो गया मिरर। क्या क्या देखो, ये क्या है, यह है ग्लास सीट, ठीक है, ग्लास सीट। एक ग्लास का सीट लिए, उसके पीछे क्या किया, इसके पीछे ये क्या है, उसके पीछे ये ऐसे डैश 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 जिसको दिखाया है, यह कोटिंग। जो कोटिंग हम ग्लास के एक साइड में किए हैं, वो कोटिंग किस चीज का होता है बताओ, सिल्वर नाइट्रेट। ये कोटिंग क्या है, ये क्या है, कोटिंग, यह कोटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और कभी कभी एल्युमिनियम का भी, एल्युमिनियम का भी कोटिंग कर देते हैं। सिल्वर नाइट्रेट वाला जो है ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और उसके पीछे क्या करते हैं, उसके पीछे भी कर देते हैं पेंट ऑफ लेड ऑक्साइड। उसके पीछे क्या करते हैं, कोटिंग के पीछे भी लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। पेंट क्या करता है, कोटिंग को बचाता है। तो हो गया, यही हो गया मिरर। इसको क्या बोलते हैं, मिरर। ओवरऑल क्या है, यह है मिरर, क्या है, मिरर, ठीक है। अच्छा देखो, मिरर को हम लोग रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मिरर को। अब इतना तो हम नहीं बनाते रहेंगे ना, हर जगह एक सीट बनाएंगे, फिर उसके पीछे एक लेयर देंगे, उसके पीछे एक लेयर देंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं।
हम मिरर के लिए क्या करते हैं, उसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल क्या करते हैं, देखो एक प्लेन बनाते हैं, एक लाइन, और उसको पीछे से शैडो कर देते हैं। पीछे क्या कर देते हैं, शैडो। ये शैडो वाला पार्ट क्या बताता है, शैडो वाला पार्ट बताता है कोटेड पार्ट या ओपेक पार्ट, और ये वाला इधर वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देखो ये क्या है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ना, कि मिरर को रिप्रेजेंट करने का एक डायग्राम है। ठीक है, चलो अच्छे से इसको बनाते हैं, इस डायग्राम को यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिधर से प्लेन है, जिधर से शैडो क्या हुआ नहीं है, वो क्या है, मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो शैडो क्या हुआ है, शैडो है ना, शैडो सॉस क्या दिखाता है, सॉस दी ओपेक साइड, ओपेक साइड ऑफ मिरर। ये कौन सा है, ओपेक साइड, और ये है रिफ्लेक्टिंग साइड, और ये क्या है, डायग्राम, मिरर को रिप्रेजेंट करने का डायग्राम है ना। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना। ठीक, यहाँ पे लिख लो डायग्राम ऑफ मिरर। ठीक है, तो क्या मिरर के बारे, तो ये हो गया, मिरर समझ में आ गया पूरी तरह से। तो क्या लिख सकते हैं, मिरर क्या है बताओ, तो लिख सकते हैं मिरर के बारे में क्या लिख सकते हैं, या लिख सकता है कोई, नोट कर लो। मिरर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, उसको भी नोट कर लेना। मिरर का डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि मिरर इज ए स्मूथ reflecting surface which is made by putting a layer of silver nitrate followed by मतलब लेयर डालने के बाद, followed by a coating of lead oxide paint on one side of a glass sheet. सिंपल, मिरर का डेफिनेशन भी बन गया, और हम लोग समझ भी गए कि मिरर कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या है, देखो मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मिरर क्या है, एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है which is made by putting a layer of silver nitrate, जो कि बनाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का एक लेयर डाल करके। उसका क्या करते हैं, उस पे फॉलोड बाय एक कोटिंग ऑफ लेड ऑक्साइड पेंट, उसका उस पे लेड ऑक्साइड का पेंट करते हैं, कहां, ऑन वन साइड ऑफ ए ग्लास शीट। एक ग्लास शीट लेते हैं, उस पे क्या करते हैं, उसके पीछे लेड एल्युमिनियम या सिल्वर नाइट्रेट का कोटिंग करते हैं, और उसके पीछे पेंट कर देते हैं लेड ऑक्साइड का, बन गया मिरर। ठीक है, तो नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, कि मिरर कितने तरह का होता है। ठीक है, तो मिरर जो है मेनली दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, और एक होता है कर्व्ड मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर मतलब क्या, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन हो, जनरली जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उसको कभी छू के देखा, एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो इस तरह का मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। और कर्व्ड मिरर मतलब क्या, जिसका जो सरफेस है वो कर्व, टेढ़ा मेढ़ा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड मिरर। ठीक है, अब कर्व्ड मिरर में भी सरफेस टेढ़ा मेढ़ा का भी बहुत तरह का है, इसमें भी इसका बहुत प्रकार है। कुछ देख लेते हो, जैसे इसमें होता है पैराबोलिक मिरर, और क्या होता है
जिगजैग जिगजैग भी होता है, जिगजैग मिरर और डिस्टॉर्टेड, जिगजैग मिरर और डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड मिरर। देखो जिगजैग मिरर और डिस्टॉर्टेड मिरर नाम से ही लग रहा है, उसका सरफेस कैसा होगा, एकदम जिगजैग, कहीं धसा हुआ, कहीं उठा हुआ, कहीं टेढ़ा, कहीं टेढ़ा, ऐसा। सर्कस वर्कस में, या उसी को डिस्टॉर्टेड भी बोलते हैं ना, सर्कस वगैरह में एक मिरर होता है ना, डिस्टॉर्टेड मिरर होता है, उसमें क्या होगा, उसका सरफेस क्या होगा, प्लेन नहीं होता, कहीं टेढ़ा होगा, कहीं धसा हुआ होगा, कहीं उठा हुआ होगा। उसमें जाकर तुम अपना चेहरा देखेगा तो तुम्हारा चेहरा एकदम ऊपर, गाल इधर फूल जाएगा, नाक इधर निकल जाएगा, एकदम टेढ़ा मेढ़ा चेहरा दिखेगा, अपने आप एकदम भद्दा चेहरा दिखेगा, है ना। तो उसका सरफेस कैसा है, जिगजैग है, डिस्टॉर्टेड है। और एक पैराबोलिक होता है, उसका सरफेस क्या पाराबोला के शेप में होता है। लेकिन ये सब अपन लोगों को पढ़ना नहीं है, मेनली मेन अपने सिलेबस में कौन सा है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, ये कर्व्ड मिरर ही है। कर्व्ड मिरर में भी कर्व्ड मिरर का ही टाइप है स्फेरिकल मिरर, है ना, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखो मिरर कितने तरह का, दो सरफेस, दो तरह का, प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर। जिसका सरफेस प्लेन होगा होगा प्लेन मिरर, और जिसका सरफेस कर्व्ड होगा होगा कर्व्ड मिरर। अब कर्व्ड मिरर भी बहुत तरह का होता है, मेनली कौन कौन सा, पैराबोलिक, जिगजैग या डिस्टॉर्टेड और स्फेरिकल मिरर। इसमें हम लोग को पढ़ना कौन है अपने सिलेबस में, कौन सा, स्फेरिकल। या हम लोग यूज भी जो है 98% स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं डेली लाइफ में, इसलिए हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का होता है, कौन सा, सब जानता होगा, आप पहले भी पढ़ा होगा ही। अब स्फेरिकल मिरर भी दो तरह का, कौन सा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का भी दो प्रकार, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में, हल्का सा पढ़ लेंगे प्लेन मिरर के बारे में, और अच्छे से डीप स्टडी करेंगे किस बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं, आगे हम लोग लिखते हैं। तो क्या है, प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, सिंपल, जो हम लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हैं उसका सरफेस देखो एकदम प्लेन होगा, नाम से पता चला प्लेन मिरर मतलब क्या, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। जो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं जनरली, वो जो मिरर होता है क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है, उसको छू के देखना एकदम क्या होता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होता है। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर का हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए मिरर, इट इज ए मिरर having plane surface। ठीक है, अच्छा एग्जांपल में जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं, जिसमें हम लोग जनरली अपना फेस देखते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। और अभी जो हम बनाए थे डायग्राम जो बनाए थे, ये देखो, ये किस चीज का डायग्राम है, ये डायग्राम है प्लेन मिरर। यहाँ सरफेस देखो एकदम प्लेन है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं है इसका सरफेस, ऐसे इस तरह का जो मिरर होता, अगर कोई इस तरह का मिरर होता तो ये प्लेन मिरर नहीं होता, ये है प्लेन मिरर। ठीक है, ये है प्लेन मिरर, क्योंकि इसका सरफेस प्लेन है। हालांकि प्लेन मिरर हम और आगे बढ़ेंगे, बस हल्का सा जान लेते हैं। ठीक है, ये है कर्व मिरर, इसी तरह इसको बोल सकते हो लोग कर्व मिरर। इसका सरफेस देखो, कहीं यहाँ नीचे कर्व है ना, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कुछ है, ये हो गया कर्व मिरर, ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, चलो प्लेन मिरर सिंपल है, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है ना, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर देखो, प्लेन मिरर तो हमको सीधा से समझ में आता है, जिसमें चेहरा देखते हैं, हमको लगता है इसको एक ग्लास ले लिया होगा, एक गिलास ले लिया होगा और उसके पीछे पेंट कर दिया होगा तो प्लेन मिरर बन गया। स्फेरिकल मिरर क्या है, नाम से क्या लग रहा है, स्फेरिकल मतलब स्फीयर की तरह। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, देखो स्फेरिकल मिरर क्या है, जैसे कि प्लेन मिरर जो है
एक प्लेन ग्लास से बनता है। स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए क्या किया जाता है पहले समझते हैं, फिर नोट करेंगे कि देखो एक होलो स्फीयर लेते हैं, ग्लास का एक होलो स्फीयर लेते हैं, ठीक है, ले लिए। अब इस होलो स्फीयर से, इस होलो स्फीयर का कोई एक पार्ट को काटते हैं, यहां से काट दिए, ये स्फीयर है, स्फीयर से एक पार्ट काट दिए, तो ये वाला पार्ट हमको मिला, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा मोटा करते हैं, ठीक है, रुको, ये एक स्फीयर मान लेते हैं, होलो स्फीयर, इसमें से एक पार्ट हम काट लिए, यहां से मान लो एक पार्ट काट लिए, कौन सा पार्ट कट गया मेरा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये ग्लास है स्फीयर, ये जो ग्लास है स्फीयर का एक पार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये वाला पार्ट को निकाल लिए बाहर, ये वाला पार्ट को काट लिए, अब इसको क्या करेंगे हम इधर पेंट कर देंगे, क्या करेंगे इधर पेंट कर देंगे, हमको इस तरह का एक मिरर बन गया, इस तरह का मिरर बन गया, है ना, ये हो गया इसका कौन सा, ये हो गया ओपेक रीजन, और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अभी जो हम ग्लास लिए हैं वो क्या है, वो एक होलो स्फीयर से काट करके निकाले, तो इसलिए इसका जो सरफेस है वो क्या है स्फेरिकल है ना, इसका सरफेस क्या होगा स्फेरिकल होगा, ठीक है, तो इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है क्या है, एक स्फीयर का ही पार्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अच्छा क्या इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या स्फीयर बोलेंगे, इसको नहीं, स्फीयर तो ये पूरा था, जब इसको हम काट के हटा देंगे उसको क्या बोलेंगे, इसको स्फीयर नहीं, इसको बोलेंगे कर्वेचर, इसको क्या बोलेंगे कर्वेचर। ध्यान रखना, कई बार तुम लोग आगे सुनेगा कर्वेचर ऑफ मिरर, कर्वेचर ऑफ मिरर, है ना, कर्वेचर इसको बोलेंगे, इसको स्फीयर नहीं बोलेंगे। स्फीयर का ये पार्ट, ये जो टुकड़ा है ये किसका पार्ट है स्फीयर का, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, और ये जो टुकड़ा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्वेचर, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया ये स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये, अच्छा एक तो इसका कर्विंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व है, ये कर्व्ड मिरर तो है, उसी का स्पेशल टाइप है, कर्व्ड मिरर का स्पेशल टाइप है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, समझ में आया, उसको हम क्या बोलेंगे स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, सिंपल है। चलो ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, क्या लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में कि इट इज, लिख सकते हैं इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर whose reflecting surface is a part of sphere। समझ में आ रहा है, स्फेरिकल मिरर क्या है कि कर्व मिरर का ही एक स्पेशल टाइप है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से स्फीयर से काट करके हटा लेंगे और फिर उसको पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक चीज है, पॉइंट नोट करने वाली बात है, हम इसको मिटा देते हैं। अच्छा, जब हम इसको काटे थे स्फीयर से, जब हम इस पार्ट को काटे थे तो और इधर जो पेंट कर दिए, इधर पेंट कर दिया ना, इधर पेंट कर दिए। अच्छा, मेरे पास एक ऑप्शन और था, क्या हम इधर नहीं पेंट करते, इधर नहीं पेंट करते, हम मान लो इधर पेंट कर देते, इधर पेंट कर देते, तो अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, इधर भी ये वाला हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब हम इधर पेंट कर दिए थे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हो गया, अंदर वाला हो गया था, और जब हम अंदर ही पेंट कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो जाएगा, बाहर वाला।
तो देखो इस आधार पर भी तो हमको दो तरह का मिरर बन सकता है ना। तो प्लेन मिरर में ऐसा नहीं था, प्लेन मिरर में तो ये प्लेन ग्लास था, इधर पेंट करो तो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, वो भी प्लेन है, और इधर नहीं पेंट करो, इधर पेंट कर दो, कोई अंतर थोड़ी है, फिर भी तो ये वाला सरफेस सेम ही है क्योंकि ये प्लेन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ देखो अगर हम इधर पेंट करेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ हो जाएगा, है ना, ये बाहर वाला हो जाएगा, और अगर हम बाहर पेंट कर देंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो जाएगा, अंदर वाला हो जाएगा, ये अंदर वाला। ये दोनों अलग चीज है। अंदर वाला सरफेस सेंटर की तरफ है, ये जो स्फीयर है इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ है, इस स्फीयर का सेंटर, तो अंदर वाला सरफेस सेंटर की तरफ है। अगर हम बाहर पेंट कर देंगे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ हो जाएगा, और अगर हम अंदर पेंट कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होगा, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो सेंटर से बाहर होगा, सेंटर की तरफ नहीं होगा ना वो, सुना रहता है। तो इस तरह से डिपेंडिंग ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिपेंडिंग ऑन दी कि हम किस साइड पेंट कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर कितने तरह का हो जाएगा, दो तरह का, एक बार हम अंदर से पेंट कर सकते हैं और एक बार हम बाहर से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसी आधार पे स्फेरिकल मिरर को दो प्रकार का, दो टाइप का बांटा गया, दो टाइप में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सा, इससे पहले हम नोट कर ही चुके हैं, कॉन्केव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर, या क्या लिख सकते हैं कि जो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो उसके तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर कितने तरह का, स्फेरिकल मिरर को कितने तरह का बांटे हैं, दो तरह का, तो लिखिए डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ reflecting surface spherical mirror can be classified into two types. ठीक है, types कौन सा, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हम मिरर को कितने तरह का, स्फेरिकल मिरर को कितने तरह बांट लिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलो अब हम लोग सेपरेटली कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम कर्व्ड मिरर और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। देखो हमको पता है, देखो एक स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है ना, ग्लास का एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, अब हम इसमें से क्या किए, हम एक पार्ट को यहां से काट लिए, इस वाले पार्ट, इस पार्ट को काट लिए। ठीक है, इस पार्ट को काट लिए, यहां से काट लिए। कौन सा पार्ट काटे हम लोग, ये वाला पार्ट काटे, ये वाला, और इधर भी एक पार्ट काट लिए, इधर भी ये वाला पार्ट काट लिए। ठीक है, अच्छा इस पार्ट में हम बाहर से पेंट कर दिए, इधर से पेंट कर दिए और कोटिंग कर दिए, सिल्वर नाइट्रेट का कोटिंग और पेंट कर दिए। इस पार्ट में किधर से किए, बाहर से, और इस पार्ट में हम अंदर से पेंट कर दिए। देखो इस पार्ट में किधर से पेंट कर दिया, हम अंदर से पेंट कर दिए। तो क्या ये दोनों पार्ट, ये जो दोनों मिरर बना, क्या ये सेम है, नहीं, क्या है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पार्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, इधर, इस पार्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पार्ट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये, इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है,
अंतर क्या है? देखो अंतर यह है कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, ये जो जिस स्फीयर से इसको काटा गया उस स्फीयर के सेंटर की तरफ है। यहाँ पे सेंटर होगा इस स्फीयर का, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस स्फीयर के सेंटर की तरफ है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस स्फीयर के सेंटर से अबे है ना, अबे। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मिरर हो गए, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर और एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अबे द सरफेस। तो इसी तरह, तो यही इसका क्या नाम है? देखो इसका नाम है कनकेव मिरर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो सिंपल इसका डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो हम क्या बोलेंगे? सिंपल बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं? कनकेव मिरर is a type of spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of sphere। और इसका क्या लिख सकते हैं? इसका क्या लिख सकते हैं? कन्वेक्स मिरर सिंपली इस तरह से, कन्वेक्स मिरर is a type of spherical mirror whose reflecting surface is away from the center of sphere। ठीक है, या इसको किसी किसी बुक में तुमको भी लिखा है कि whose reflecting surface is curved inward, ये भी लिख सकते हैं। इसमें इसको लिख सकते हैं कि reflecting surface is क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, या सिंपल लिख दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। सिंपल है दोनों। ठीक है, चलो नोट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ टर्म जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं some terms। ठीक है, देखो ये स्फीयर जिससे हम काट के मिरर बनाएंगे। देखो अब मान लेते इतना पार्ट को हम काट लिए, इतना पार्ट को काट लिए, इतना पार्ट को काट लिए और इसको इधर से पेंट कर दिए। ये हो गया मेरा मिरर। ठीक है, देखो अब अच्छे से देखते हैं। ये जो मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। ठीक है, अच्छा जब हम इसको काट करके हम हटा लेंगे, जब हम इसको काट करके इस पार्ट को काट के हटा लेंगे, जैसे इसको काट के हम हटा लेंगे,
इसको काट करके बाहर ले दिए, तो ये क्या होगा? अब ये स्फीयर नहीं बचा, क्या अब ये स्फीयर रहा नहीं, अब ये क्या होगा? ये हो गया कर्वेचर, ये क्या हो जाएगा? कर्वेचर। अब इसको हम स्फीयर नहीं बोल सकते, इसको हम कर्वेचर बोलेंगे, स्फीयर का एक पार्ट। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ इस स्फीयर का सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी स्फीयर का नहीं, इस कर्वेचर का सेंटर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हम तुमसे पूछेंगे, तो क्या बोलेंगे? देखो, क्या इसका सेंटर जब ये स्फीयर में था, ये वाला पार्ट जब स्फीयर में था, तो इसका सेंटर कौन था? यही था जो इस स्फीयर का सेंटर है। अभी इस स्फीयर का किसी भी पार्ट को तुम देखो, इसी पार्ट को देखो, इस पार्ट को, तुम बोलोगे इसका सेंटर कौन सा है? इस पार्ट का तुम बोले यही सेंटर है ना, इसी को ना सेंटर मान के इसको गोल खींचे हैं। इस पार्ट का भी सेंटर कौन है? यही है। तो ये स्फीयर का किसी भी पार्ट का सेंटर कौन है? किसी भी पार्ट का सेंटर कौन सा है? जो स्फीयर का सेंटर है। तो बहुत लोग सोच रहा है सर इसको तो स्फीयर से काट के हम हटा लिए ना, तो अब इसको सेंटर थोड़ी बचा, सेंटर तो वही रह गया, यहाँ आ गया। देखो, अब ये स्फीयर का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो कर्वेचर, जो कर्व तुम ड्रॉ किया है, उसका सेंटर क्या है, मतलब किस चीज को तुम सेंटर मान करके ये कर्व ड्रॉ किया है, तो हम क्या बोलेंगे? तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा, वहीं से लेकर के हम कंपास घुमा करके कर्व बनाएंगे। यही ना, कंपास का एक नीडल यहाँ रखेंगे, इसको सेंटर मान के ऐसे घुमाएंगे। इस कर्व के लिए हमको यही सेंटर मान के ऐसे घुमाएंगे कंपास को। तो देखो, इस कर्व को हमको बनाना होगा, वो क्या करेंगे? तो इधर कहीं जो इसका सेंटर है, उधर कहीं रख करके से घुमाएंगे, तो ये कर्व हमको बनेगा। तो इसका जो सेंटर होगा वो उसी स्फीयर का सेंटर है। हाँ, ये अलग बात है कि इसका सेंटर जो है अब ये स्फीयर नहीं रहा, अब ये स्फीयर का पार्ट बन गया, इसलिए इसको हम कर्वेचर बोलते हैं। लेकिन इसका सेंटर क्या होगा? वही होगा जो इस स्फीयर का सेंटर था। तो देखो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, चलो इसको मिटा लें, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। कर्वेचर का सेंटर क्या है सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ द स्फीयर है, जिसमें से हम उस कर्वेचर को काट के हटाएंगे। सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन समझ में आ गया? यही बोल देंगे। कोई हमसे पूछेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? बताओ। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसको हम मान लो सी से रिप्रेजेंट किए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है कर्वेचर, ये क्या है? ये है कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिख भी लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में? इट इज द सेंटर ऑफ the sphere of which spherical mirror is a part। क्या लिख सकते हैं? ये सेंटर है उसी स्फीयर का जिस स्फीयर का स्फेरिकल मिरर पार्ट, या जिस स्फीयर में हम स्फेरिकल मिरर को काट के बनाए हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट होगा, इट इज डिनोटेड बाय, किससे से इसको डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सी, सी लेटर से इसको डिनोट करते हैं। यहां पे देखो डिनोट किया ना सी से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया? चलो, अब अगला हम लोग क्या समझते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मतलब? इस कर्वेचर का आपको तुमसे रेडियस पूछेगा, क्या होगा? वो उस स्फीयर की रेडियस के बराबर है ना। इसका रेडियस क्या होगा? जो इस स्फीयर का रेडियस होगा, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो इसका भी बहुत सिंपल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? द रेडियस ऑफ
सेम तरह से लिखेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच spherical mirror is a part. The radius of a sphere of which spherical mirror is a part is called radius of कर्वेचर। देखो ये जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस जो है इस कर्वेचर के रेडियस के बराबर होगा। उसी के रेडियस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी का हम लिख लिए हैं, इसको किसी से डिनोट करते हैं, r से, है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R से, ठीक है, कैपिटल R। ये देखो ये यहां से यहाँ रेडियस हुआ, अच्छा देखो ये हुआ ना स्फीयर का रेडियस सेंटर से यहाँ, ये हुआ r, तो क्या बोलेंगे r। ये क्या है, लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपर्चर। एपर्चर कई बार सुनेगा तुम, एपर्चर क्या है। एपर्चर देखो, एपर्चर जो ये है, ये जो मिरर है, जितना सा पार्ट को हम काट के हटाए हैं उसके, ये मान लो ये एक्सट्रीम पॉइंट है A और ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है B, तो ये जो यहां से यहां का लेंथ है, ये वाला लेंथ, ठीक है। A से लेके B तक का जो लेंथ है उसी को हम बोलते हैं एपर्चर। देखो एपर्चर क्या है, जो मिरर का जो कर्वेचर है उसके दोनों एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एपर्चर जो है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये A से लेके B तक की रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका डायमीटर हम बोल सकते हैं एपर्चर को, है ना। देखो पूरा स्फीयर का डायमीटर नहीं, पूरा स्फीयर का डायमीटर तो ये हो जाएगा, ये सेंटर से गुजरता हुआ ये हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो तो मेरा कहां से कहां है, यहां से यहां तक, ये बस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका डायमीटर कौन सा है, ये। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एपर्चर। समझ आ रहा है, सिंपल है। इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर। हाँ कई बार इसको जो लेंथ ऑफ मिरर भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ मिरर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मिरर है। देखो जितना बड़ा, इसको तुम जितना बड़ा करके जाएगा एपर्चर उतना बड़ा होते जाएगा, मिरर का लेंथ जितना बड़ा होते जाएगा एपर्चर उतना बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो एपर्चर को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। हाँ तो एपर्चर का हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, APERTURE, एपर्चर। क्या है एपर्चर, हम लिख सकते हैं इट इज द diameter of reflecting surface of spherical mirror। देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां से लेकर के यहां, बस इसका डायमीटर, कंफ्यूज मत हो जाना कि स्फीयर का एक पूरा डायमीटर ले लीजिए, नहीं, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर मतलब AB, ये AB जो लाइन है ये है एपर्चर, और स्फीयर का डायमीटर तो ये हो जाएगा, ये बड़ा वाला, ठीक है। अच्छा बहुत जगह इसको ऐसे भी और ये भी लिख सकते हैं, बहुत जगह ये वाला डेफिनेशन भी तुमको मिलेगा ना, क्या, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट, डिस्टेंस, बहुत जगह को क्या मिलेगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स on the mirror।
बहुत जगह तुमको क्या मिल जाएगा, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द मिरर। जैसे देखो मिरर है, ये मिरर है, इसका दो एक्सट्रीम पॉइंट कौन है, एक एक्सट्रीम पॉइंट ए और एक एक्सट्रीम पॉइंट बी, तो यहां से यहां का डिस्टेंस ये भी सही है, ठीक है। तो इस चीज को पॉइंट कर लो, ओके। अच्छा, एक चीज बहुत एकदम नोट करने वाली बात है कि हम लोग जो डेली लाइफ में अभी तक जितना भी मिरर फॉर्मूला या जो भी इस चैप्टर में मिरर के साथ डील करेंगे, उसमें जो एपर्चर होगा वो रेडियस के तुलना में बहुत छोटा होगा, समझ में आ रहा है। जो ये जो स्फीयर है इसका ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये एपर्चर है। फोटो में देखो एपर्चर ही बना है रेडियस से, फोटो में ये तो फोटो बस बना है। जो रियल लाइफ में जो हम लोग का मिरर होगा वो बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो ये पूरा स्फीयर है ना, इतना छोटा मिरर होगा मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये वाला मिरर होगा। एपर्चर ये इतना छोटा होगा, बहुत छोटा एपर्चर होगा, इतना छोटा एपर्चर है ना। मान लो यहाँ से यहाँ का मिरर इतना बड़ा मिरर होता है, एपर्चर क्या होता है, ये होता है। जो रेडियस तो ये होता है। तो हम लोग जो डेली लाइफ में देखते हैं या जो भी हम लोग पढ़ते हैं जिस मिरर के बारे में, जितना भी प्रूफ वगैरह जो भी इक्वेशन, वो सब किस मिरर के लिए एप्लीकेबल है, जिसका एपर्चर बहुत छोटा हो इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना, या नोट भी कर सकता है, नोट कर सकता है, नोट क्या कर सकते हैं नोट में, जनरली जनरली नहीं, नोट में ये लिख लेते हैं कि वी स्टडी अबाउट द मिरर whose aperture, है ना, aperture size is very small in comparison to radius of curvature। ये नहीं एकदम स्फीयर का बड़ा सा टुकड़ा काट दिए, नहीं छोटा सा टुकड़ा काट कर मिरर बनाते हैं डेली लाइफ, ठीक है। तो क्या हम लोग कवर कर लिए एपर्चर, सारा पॉइंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम इस फोटो को परमानेंट बना लिए हैं, ठीक है। अच्छा, एपर्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, पोल, ठीक है। अच्छा, पोल क्या होता है, देखो ये जो एपर्चर है, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है, इस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होगा, ये पूरा यहां से यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला देखो, ये इसका मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, P से, ठीक है। इसको हम बताते हैं, लिख देते हैं कर्वेचर। अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। तो पोल क्या है, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर है। देखो बहुत लोग पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेंटर है और पोल भी सेंटर है, लेकिन दोनों अलग चीज है। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उस स्फीयर का सेंटर, जो कि ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जो कि मिरर के आउटसाइड, मिरर में नहीं ना, देखो मिरर से आउटसाइड है, लेकिन पोल क्या है, पोल उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर है। यहां से यहां तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसका सेंटर है पोल, जो कौन कहां है, यहां, और इट लाइज ऑन द मिरर। देखो ये मिरर पे है ना, ये मिरर पे है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे नहीं, बाहर है, मिरर से बाहर, इस सरफेस से बाहर है, और जो पोल है वो मिरर पे, सरफेस पे। तो पोल क्या क्या लिख सकते हैं हम, पोल का लिख लो, क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ, क्या है, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग
सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर। अच्छा, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय P, कैपिटल P। ठीक है, चलो पोल क्लियर हो गया, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूजन भी नहीं रहा, क्लियर हो गया। तो पोल भी हम लोग समझ गए। अब आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है ना, एक इमेजिनरी लाइन है जो कहां से पास करता है? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। देखो ये वाला लाइन दिखा रहे, ये है पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे जो लाइन पास करेगा, इससे जो लाइन पास करेगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना, यही है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ये पास करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करेगा और पोल से भी पास करेगा। यहाँ पोल है और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों से पास करेगा, है ना। ये भी बोल सकते हैं आप कि जो सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर को दो भाग में बांट देता है, क्योंकि पोल जो सेंटर है और ये तो इससे पास कर लाइन, तो इधर आधा उधर आधा हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा? देखो, तो क्या लिख सकते हैं? एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन, लाइन पासिंग थ्रू pole and center of curvature of the mirror, है ना। an imaginary line passing through pole and center of curvature of the mirror क्या हो जाएगा? It's called principal axis। It's called principal axis। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन। तो अगला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं नॉर्मल, कि भाई सर स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, या नॉर्मल क्या होगा? सिंपल है, देखो नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस पे परपेंडिकुलर हुआ नॉर्मल। अच्छा देखो, अब मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत जिगजैग हो गया है, इधर हम दिखा लेते हैं। हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे, अब हम लोग जानेंगे नॉर्मल क्या है, कि सर हम लोग जो है स्फेरिकल मिरर पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। जैसे मान लो हमको इस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, तो एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस को अगर हम सेंटर से जोड़ देंगे तो जो लाइन बनेगा ना वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। जैसे इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल चाहिए, एक लाइन तुम इस पॉइंट से ड्रॉ करो, कहां? उसको सेंटर से कनेक्ट करो, तो ये जो चीज है इस सरफेस पे नॉर्मल हो जाएगा। ये 9th में भी पढ़ा होगा, सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एट एनी पॉइंट, मान लेते हैं पॉइंट है सी, है ना, तो ये जो पॉइंट है एनी पॉइंट सी, इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे? उसको सेंटर नहीं, इस पॉइंट को सी डी बोल देते हैं, तो पॉइंट डी पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे? पॉइंट डी को हम सेंटर से जोड़ देंगे, तो ये जो लाइन होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल। तो सिंपल सा हम लिख सकते हैं नॉर्मल के बारे में। क्या है नॉर्मल? देखो एक टर्म है, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। ये लाइन नहीं ऐसे लिखे ना, नॉर्मल एट एनी पॉइंट। क्या लिखेंगे? नॉर्मल एट एनी पॉइंट, नॉर्मल एट एनी पॉइंट इज ए लाइन joining that point with center।
किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल एट एनी पॉइंट क्या है, क्या होगा नॉर्मल इज ए लाइन, एक लाइन होगा जो ज्वाइन करेगा उस पॉइंट को सेंटर से। जैसे इस पॉइंट पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, एक लाइन होगा जो कि इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करेगा, सेंटर से ज्वाइन करेगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, सिंपल है। चलो ठीक है, तो इसमें ये देखो, इस फोटो को देख लो अच्छे से, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, पोल पी, यह है एपर्चर, ठीक है, और ये है तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर, ठीक है, तो पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, मिटा लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, देखो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मान लेते हैं एक कनकेव मिरर, यहां मान लेते हैं एक कनकेव मिरर, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको पी बोल देते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एक लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस, ओहो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ है, मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिडिल पॉइंट हो गया पी, पोल हम जानते हैं पोल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट, ठीक है, तो ये कनकेव मिरर हो गया मेरा। अभी मान लो कि इधर से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट जा रहा है, इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पता है ना क्या है, बीम ऑफ लाइट तो पता है, जैसे पहले बहुत सारा बंडल ऑफ रेज ऐसे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या होगा, कहां चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। देखो एक्सपेरिमेंटली भी हम देख सकते हैं कि जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक कनकेव मिरर को पैरेलल बीम ऑफ लाइट किस चीज से पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस अपना, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना। देखो अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन हम देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो, ये रे गई और ऐसे आ गई, ठीक है, ये वाला रे ऐसे और ये वाला रे ऐसे, तो तीनों रे आकर के इस पॉइंट पे मीट किया, तो देखो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस, और डिनोट किस चीज से करते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। क्या ऐसा कन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होगा, देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर का, बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, बना लें। अब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी, अब हम एक रे लेते हैं, एक रे लिए और एक रे ले लेते हैं, एक और रे लिए, दो रे लिए पैरेलल, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों रे, देखो अब रिफ्लेक्शन होगा सरफेस से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, अच्छा यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो रिफ्लेक्शन के लिए, तो नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्मल हम बोले थे किसी भी पॉइंट पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसको सेंटर से जोड़ देंगे, इस पॉइंट पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इसको भी ऐसे सेंटर से जोड़ देंगे, इस पॉइंट को, जो नॉर्मल हो गया ये, अच्छा ठीक है। अब ये हो गया इंसिडेंस एंगल, तो इसका ये रे किधर चली जाएगी, इधर जाएगी ना, नॉर्मल की उस साइड इधर चली जाएगी, ठीक है, और ये वाली रे इधर आई तो ये वाली रे भी किधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, क्या हो, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट करेगी तो उधर चली गई, इधर आती तब ना इंटरसेक्ट करती, तो नहीं की, ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं की। लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ाए, इस रे को अगर हम देखें पीछे बढ़ाए थोड़ा ऐसे, और इस रे को भी हम पीछे बढ़ाएं तो हमको क्या लगेगा, देखो तो हमको लगेगा ये तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, मतलब वो जो एक पॉइंट है वो कहाँ है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे है,
तो हमको क्या लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, है ना। इन केस ऑफ ये कन्वेक्स मिरर है ना, यहाँ पे चलो मान लो इसमें ये है फोकल लेंथ। देखो कनकेव मिरर में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकल। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ये क्या है, ये है कनकेव मिरर, ध्यान रखो ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स, ये कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर में जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस को डायरेक्ट इंटरसेक्ट नहीं करती है। जब इसमें जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लगता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लगता है कि वो जो रे ऑफ लाइट है वो किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। तो उस जिस पॉइंट से वो डाइवर्ज होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। समझ आया? तो देखो कनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस ये होता है और अच्छा तो यहाँ से एक चीज और देख सकते हो कि इसमें जो प्रिंसिपल फोकस होगा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टुवर्ड्स होगा, जिधर देखो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और फोकस भी इधर ही है, और इसमें क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर और फोकस क्या उसके पीछे है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इससे पीछे है और फोकस भी इससे पीछे। समझ आ रहा है? इसका डेफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, तो इस पॉइंट को उतार लेना, ठीक है। ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, ये है फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट भी इसको बोलते हैं या और प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और इसमें क्या है, इसमें ये है ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो हम लोग अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। चलो इसको मिटा, नोट कर लिया, इसको मिटा दे, बस इसे यही लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, व्हेन, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 10th के एग्जाम में कई बार पूछ देता है इसका डेफिनेशन, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हेन रेज ऑफ लाइट, ठीक है, comes parallel to the principal axis, then after reflection from the surface of mirror, the reflected rays meets या intersect है ना, intersects at a point, है ना। देखो इंटरसेक्ट किस केस में, एट ए पॉइंट के बाद जो है यहाँ ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ ब्रैकेट में इन केस ऑफ देखो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट कहां किस केस में करता है, कनकेव मिरर, इसमें इंटरसेक्ट नहीं करता आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसमें तो उधर चला गया, डाइवर्ज होता है कन्वेक्स केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में। कनकेव मिरर के केस में इसलिए लिख देंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, यहां लिख देंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर, ठीक है। और appear to diverge from a point, ये किस केस में, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, है ना, ब्रैकेट में बंद कर देंगे।
ऑन एट ए पॉइंट, कहाँ वो पॉइंट कहाँ होता है, एट ए पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस। this point is called the principal focus or focal point of the mirror। सिंपल है ना, क्या लिखे, प्रिंसिपल फोकस का व्हेन रेज ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट in case of concave mirror or appear to diverge from a point in case of convex mirror on the principal axis। this point is called principal focus or focal point of the mirror। it is denoted by capital F से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, नोट कर लो इसको, और वो दो डायग्राम भी बना लेना इसके नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ नाम से समझ में आ रहा है ना, जो फोकस जो चले, जैसे मान लेते हैं ये मिरर, ठीक है, तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो इधर से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती थी और वो जो इंटरसेक्ट करती थी जहां पे, इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे F फोकल लेंथ, सॉरी फोकल पॉइंट। देखो तो फोकल लेंथ क्या है, ये क्या, ये पोल है, पोल से लेकर के अब फोकल पॉइंट जो है, ये फोकल प्रिंसिपल फोकस जो है या फोकल पॉइंट, यहां से यहां की जो दूरी है, ये जो दूरी है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। पोल से फोकस के बीच का जो दूरी, डिस्टेंस जो है, उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन between the pole and focal point of the mirror, ठीक है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, देखो फोकल पॉइंट को कैपिटल F से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f लेटर, ठीक है, स्मॉल f से डिनोट करते हैं इसको, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, फोकल लेंथ भी समझ गए आप लोग। अच्छा, कहीं कहीं जो है ना एक डेफिनेशन मिलता है फोकल प्लेन का। फोकल प्लेन किसको बोलते हैं, है ना। देखो फोकल प्लेन नाम से एकदम क्लियर है, ऐसा प्लेन जो कि फोकल लेंथ से गुजरेगा, है ना। जैसे मान के ये मिरर, सॉरी हाँ ये मिरर है, ये इसका फोकस है, तो एक प्लेन जो इससे, प्लेन समझ रहा है ना, प्लेन, एक प्लेन जो फोकल लेंथ से गुजरेगा, इस तरह का प्लेन, मान लेते एक प्लेन है, ये प्लेन किस चीज से गुजर रहा है, ये जो पॉइंट है फोकल, उसी को से चीरते हुए, उसी में ये प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। इसको बोलेंगे, कई बार ऐसे सिंपल सा कहीं पढ़ता हो फोकल प्लेन, तो बड़ी बात नहीं है, उसको लिखने का जरूरत भी नहीं है, बस इतना याद रखना कि फोकल पॉइंट से जो प्लेन गुजरेगा, पास करेगा, उसको बोलेंगे फोकल प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या मिला, देखो अभी तक हम लोग दो डिस्टेंस के बारे में पढ़े, एक तो फोकल लेंथ जो कि डिस्टेंस है पोल से लेकर के फोकस तक का, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी एक डिस्टेंस है, वो कहां से कहां, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस में कोई रिलेशन है,
सुना है? देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ, दो डिस्टेंस का है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों डिस्टेंस है। फोकल लेंथ है पोल से लेकर के फोकल पॉइंट का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। अभी देखते हैं क्या क्या उस दोनों में कोई रिश्ता है। तो देखिए रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मिरर, बहुत मतलब कुछ लोग जानता भी होगा कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, लेकिन ये कब वैलिड है? क्या ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, ये किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड नहीं है। देखो ये है मिरर, मान लेते हैं ये है सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है एफ मतलब फोकल पॉइंट। तो यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इस यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको किसी से डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल एफ, ठीक है। तो क्या देखो ये जो फोकल लेंथ है, अच्छा ये पोल है ना, पोल सी कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी भी देख सकते हैं। देखो फोकल लेंथ भी पोल से मेजर करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पोल से मेजर करते हैं। देखो तो इसमें एक रिश्ता है दोनों में एक रिलेशन। क्या रिलेशन है? रिलेशन है F इज इक्वल टू R/2, मतलब फोकल लेंथ, मतलब क्या लिख सकते हैं? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड है जब ये जो एपर्चर है, मिरर का जो एपर्चर है, ये जो एपर्चर है, जो मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत छोटा। अगर ये वाला मिरर बहुत बड़ा है, एक स्फीयर लो उसको तुम पूरा आधा काट दो और आधा को कलर कर दो, तो वहां जो एपर्चर होगा वो एपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से दोगुना हो जाएगा। तो वहां पे ये वाला रिश्ता वैलिड नहीं होगा। ये कब वैलिड है? जब ये जो एपर्चर है मिरर का लेंथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बहुत छोटा होगा, छोटा मिरर के लिए वैलिड है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे नोट कर लेंगे क्या कि ये रिश्ता तो वैलिड है, लेकिन कब? फॉर द स्फेरिकल मिरर aperture length is very small in comparison to radius of curvature. इस पॉइंट को नोट कर लेना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या है? for the spherical mirror whose aperture length is very small in comparison to radius of curvature, कौन सा रिश्ता वैलिड है? F = R/2, ठीक है। तो चलो आज हम लोग मिरर के बारे में सब चीज पढ़ लिए है ना, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, उससे रिलेटेड जितना भी टर्म्स है सब देख लिए। अब हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे इमेज, और वही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर है,
होगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी चीज हमको कैसे दिखता है, हम ये भी देखेंगे कि किसी भी चीज को दिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। आखिर ऐसे क्या होता है कि कोई चीज हमको दिखने लगता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि मिरर में हमको अपना इमेज दिख जाता है। ठीक है, अगले लेक्चर में ये सब इंटरेस्टिंग पॉइंट और इमेज कितने तरह का होता है, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, छोटा बड़ा सब देखेंगे, सब क्लियर करेंगे। तो अगला लेक्चर मेरा क्या होगा, इमेज के बारे में सारा कॉन्सेप्ट। तो अगर ये वाला लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगला वीडियोस मिलता रहेगा, हम लोग लगातार वीडियो डालेंगे इस चैनल पे। ठीक है, और फ्रेंड्स से भी शेयर करो, कोई डाउट है तो कमेंट भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके।